साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। अभी हम इन दिनों समास पढ़ रहे थे और समास में हमने समास के दो भेद पूरे भी कर लिए। एक अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जिसके काफ़ी सारे भेद भी थे वो भी हमने पढ़ लिए। आज हम शुरुआत करेंगे द्विगु समास की कि द्विगु समास क्या होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसके उदाहरणों पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम द्विगु समास। देखेंगे द्विगु समास, देखो नाम इसका जो है वो बता रहा है द्वि और गु। तो द्वि जो है, द्वि का अर्थ होता है दो, और दो क्या होती है, एक संख्या होती है। ठीक है, दो एक संख्या होती है। और इससे आपको ये याद रह जाएगा कि द्विगु समास में जो पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कुल मिला के संख्या होती हो। तो देखेंगे समास कौन सा पढ़ने वाले हैं हम आज, द्विगु समास। द्विगु में पहला जो इसका वर्ण है वो क्या है, द्वि, और द्वि का अर्थ होता है दो, और दो क्या होती है, एक संख्या। तो इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। ये ध्यान रखना है, ये आपको द्विगु समास याद रह जाएगा कि द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्या होती है। इस द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है। द्विगु, दो गायों का समाहार, ये इसका विग्रह होता है। और पूरा पद किसी समूह का बोध कराता है। साथियों, द्विगु समास कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समास नहीं है, लेकिन ये समास बहुरी समास से टकरा जाता है, यानी बहुरी में और द्विगु में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई गलती न कर दें। द्विगु समास इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और पूरा पद जो है वो एक समूह बन जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे आया एकांकी। एकांकी में यह देखेंगे पहला जो पद है ये वाला एक लिखा हुआ है, यानी एक क्या है, संख्या है। एकांकी यानी एक अंक का क्या होता है, नाटक होता है। इसको हम एक अंक का भी बोल सकते हैं और एक अंक का नाटक ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें साथियों यहाँ आपको जो खास बात ध्यान रखने की है कि संख्या के रूप में क्या क्या आ सकता है। जैसे एक आ सकता है, एक कभी कभी इक भी बन जाता है, ऐसे ध्यान रखना है। दो आ सकता है, दो जो है वो दू भी बन जाता है, द्वि भी बन जाता है। ऐसे इस तरीके के आपको ये जो शब्द हैं इन पर हमारा ध्यान आकर्षित करना है कि ये जैसे एक है, इक है, ये संख्या है, एक के अर्थ में आता है, ये दो के अर्थ में आता है। ऐसे तीन के अर्थ में ती आता है, त्रि आता है। चार के अर्थ में चतुर आता है, चतुष आता है, चार आता है। यूँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, चो आता है। तो बस उन वर्णों पर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। एक अंकी, एक अंक का नाटक। इधर देखेंगे एक तंत्र, एक तंत्र का। इक तारा, एक तार का। यहाँ देखो इक भी एक के अर्थ में आ रहा है। इकलौता एक ही है जो इक आ रहा है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक आ गया, एक ध्यान रखेंगे, इक ध्यान रखेंगे। ऐसे इस तरह देखो दो के अर्थ में देखो दोपहर, दो प्रहर के बाद का समय। दुगुना, दो बार गुना। दोबारा, दो बार। दो नाली, दो नाल वाली, मतलब डबल फ्लूट जिसको बोलते हैं हम। दो नाल, जिसके दो नालियाँ जो निकली होती हैं उनको बोलते हैं दो नाली। ये दुराहा, दो राहों का समाहार। और ये द्वि, देखो यहाँ इस बार द्वि आ गया, द्विगु, दो गायों का समाहार। द्विगु शब्द में भी कौन सा समास है, द्विगु समास ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक जो हमने बात की द्विगु समास में कि द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। और याद रखने के लिए बहुत आसान है, द्वि शब्द को ही देखेंगे। और द्वि क्या है, द्विगु मतलब द्वि यानी दो, और दो क्या है, संख्या। तो पहला पद क्या होता है, संख्या होता है इस समास के सभी उदाहरणों में। अब ये संख्याएं हमारे पास हिंदी में किस किस तरीके से बनती हैं। तो एक कैसे बनती है, एक के रूप में आता है, इक के रूप में आता है। दो क्या होता है, दो, जैसे दो के रूप में भी आ सकता है,
दू दू भी बन कर आ सकता है, द्वि भी आ सकता है, इस तरीके से ये आएंगे। तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, ये संख्याएं किस किस तरीके से हमारे पास आती हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ और उदाहरण देखेंगे हम इसके, जैसे दो से संबंधित उदाहरण है, दुधारू, दो धार वाली। दू से देखो दुपट्टा, दो पाट वाला। दुपहिया, दो पहिए हैं जिसके। दुअन्नी, दो आनों का समूह है, जैसे दुअन्नी होता है, चवन्नी होता है, वैसे ही। दुम्मट, दो प्रकार की मिट्टी। अब ये दू के अर्थ में थे। अब इसी तरह ती के अर्थ में भी देखेंगे। ती के अर्थ में है वो तीन के अर्थ में एक त्री होता है, एक ती होता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें त्रिमूर्ति तीन मूर्तियों का समूह है, तीन मूर्तियां होती हैं। तिकोना सॉरी तीन कोनों का, तीन जिसके कोने होते हैं। त्रिकाल, तीन कालों का समूह। यहाँ देखो त्रि आ गया और यहाँ ती आ गया, दोनों ही तीन के अर्थ में आएंगे। तिमाही, तीन माह के बाद आने वाली, हर 3 महीने से आती है ये। इसके बाद देखो त्रिवेणी, तीन वेणियों का संगम। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। साथियों एक बात हमें ध्यान में रखनी है, संगम वाली जो बात है, कभी कभी हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में हमें समस्या आ जाती है, कहाँ संगम लगाएं, कहाँ समूह लगाएं। तो संगम तो क्या होता है, जब 1 2 3 4 जितने भी, चाहे 3 मिल सकते हैं, चाहे 4 मिल सकते हैं, ऐसे एक जगह जब मिलते हैं उसको संगम कहते हैं। जिसमें बोलते हैं त्रिवेणी, तो 3 वेणियों का संगम। वेणी का अर्थ क्या होता है साथियों, वेणी का अर्थ होता है धारा। तो 3 धाराएं जहाँ मिलती हैं त्रिवेणी कहलाता है। इसी तरह 3 रास्ते मिलते हैं तो तिराहा होता है। 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा होता है। जहाँ एक साथ 1 2 3 चीज़ें आकर मिली, ती बन जाएगा तिराहा, त्रिवेणी। 4 मिले चौराहा हो गया। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह देखो तिबारा, 3 द्वारों वाला भवन तिबारा कहलाता है। और त्रिवेदी, 3 वेदियों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। इसी तरह 3 के बाद 4 है, 5 हैं, सभी इसमें संख्याएं आएंगी। तो हम लोग लगातार लेते हैं। देखो सत सही, 700 का समाहार, यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 भी आ सकता है। इस तरह देखो षड गुण, षड जो है वो 6 के अर्थ में आता है। अब 6 के अर्थ में षड भी आता है, क्षण भी आता है, तो इस तरह से षट भी आता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार, 9 रात्रियाँ एक साथ आती हैं। नवरत्न, नवरत्नों का समूह है। साथियों कभी कभी अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं बहुव्री तो नहीं होते होंगे। बहुव्री क्या होता है, द्विगु क्या होता है, उसका जो पूरा जो विश्लेषण है हम बहुव्री समास होने के बाद अंत में करेंगे कि किस स्थिति में बहुव्री होता है और किस स्थिति में बहुव्री नहीं होता। उसकी पूरी जानकारी हम जब बहुव्री समास भी पढ़ लेंगे तब करेंगे, इसलिए आप ज़्यादा अभी कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद देखेंगे अभी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी 4 के अर्थ में आ रहा है। 4 के अर्थ में देखो 4 आ सकता है, चतुर आ सकता है, ये हल चिन्ह रहेगा। चतुष आ सकता है, इसमें भी हल चिन्ह रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और चो आ सकता है, इस तरीके के कुछ शब्द 4 के अर्थ में भी आते हैं। जैसे देखेंगे चौकोर, 4 कोर का मतलब 4 कोर होते हैं, मतलब कोने होते हैं। चौपड़, 4 फड़ों के समूह वाली। पहले इस तरीके से बनती थी चौपड़, जैसे ये एक इधर से आया, इधर से आया, इधर से, और ऐसे चौपड़ होती थी। बल्कि आजकल रास्ते भी चौपड़ कहलाने लगे, जैसे जयपुर में बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, वो इसी तरह के रास्तों के लिए चौपड़ अर्थ में आता है। एक तरह से फड़ की तरह होते हैं ये, 4 फड़ों के समूह वाली। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली चौकड़ी बोलते हैं। चौपाई, 4 पदों का समूह है। अब 4 पदों का समूह चौपाई होता है, लेकिन अब तुलसीदास जी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, तो किसी किसी अर्थ में बहुव्री भी बन सकता है, हम बाद में बात करेंगे। इस तरह देखो चवन्नी जो है, अब देखो च आ गए यहाँ पर, 4 के अर्थ में च आ गया, चवन्नी आ गया, लेकिन हमें पता है कि चवन्नी का मतलब 4 आने होते हैं, तो ये भी द्विगु समास ही होगा, 4 आनों का समूह है। चौखट, 4 खूंटों वाली। इस प्रकार से ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से उदाहरणों में ये सब चीज़ आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, हमें याद रखना कि ये क्या क्या इसमें हमें लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और उदाहरण देखेंगे इसके। जैसे देखो 5 के अर्थ में जो उदाहरण आ रहे हैं, जैसे पंचामृत, 5 अमृतों का समूह है। 5 अमृत जैसी 5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। पंचांग है तो 5 अंगों का समूह है। अब देखो 5 जो होता है वो 5 के रूप में आ सकता है, पंच के रूप में आ सकता है,
पन के रूप में भी आ सकता है, कभी कभी पंसेरी, इस तरीके से भी आ सकता है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो पंचरंगा, 5 रंगों का पंचरंगा हो गया। पनसेरी, 5 सेर का बाँट जो होता है उसको पंचसेरी कहलाता है। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। रात्रियों के अर्थ में ज़्यादातर समाहार शब्द का प्रयोग होता है। षड ऋतु, ये देखेंगे आप दोनों तरीकों से लिखा हुआ है। षट ऋतु यानी षट और षड, ये षट जो है जो इसके 6 के अर्थ में आ रहा है। अब 6 के अर्थ में जो आता है वो देखो षट आ सकता है, षड आ सकता है और क्षण आ सकता है। ऐसे ये 6 के अर्थ में आते हैं। देखेंगे इसमें षड रस, षट प्रकार के रस, और ये 7 के अर्थ में देखो सप्तपदी, सप्त पद्मों का समूह है। सतरंगी, 7 रंगों वाली। अठनी, देखो 8 के अर्थ में अठनी आ रहा है, 8 आनों का समूह है। तो ये सभी संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं। अष्ट भी आ रहा है 8 के अर्थ में, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियों का समूह है। नव, देखो नौ जो होता है, अब देखेंगे एक बात हम देखेंगे, नव की बात कर लेते हैं। नव जो है इसका अर्थ नो भी होता है और नव का अर्थ नया भी होता है। यहाँ पर हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि नव का हम क्या करें। यदि नव नो के अर्थ में आ रहा है तो वहाँ समास कौन सा होगा? द्विगु। और यदि नए के अर्थ में आ रहा है तो होता है कर्मधारय। ये हमें ध्यान में रखना है, लेकिन कर्मधारय की बात हम आगे वाली कक्षा में करेंगे। जैसे नव युवक, तो नव युवक में क्या हुआ? नया नया युवक बना है, तो क्या हो गया? कर्मधारय समास होगा। वहाँ पर नो के अर्थ में नहीं आ रहा है, नए के अर्थ में आ रहा है। लेकिन नवरत्न, तो ये नो के अर्थ में आ रहा है। ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नवरात्र तो नो के अर्थ में आ रहा है। नो के अर्थ में आ रहा है या नए के अर्थ में आ रहा है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। नहीं तो इस छोटी सी बात को नहीं समझने से हम कोई जो उत्तर है हमारा दूसरा भी कर सकते हैं। नव ग्रह, देखो नव ग्रहों का समूह है। अब नव नो के अर्थ में आ रहा है। 9 लखा, 9 लाख रुपए मूल्य का। 9, ये जो 9 है ये नो के अर्थ में आ रहा है, 9 लाख रुपए की। ये शत जो है देखो, शत यानी 100 के अर्थ में आ रहा है। शत अब्दों का समूह है। ये इसके संधि विच्छेद हो जाएगा, शत और अब्दी, या इसका संधि विच्छेद इस तरह से हो जाएगा, शत और अब्दी, अब्दी ऐसे। अब्द जो है, अब्द शब्द का अर्थ है ना, वो एक होता है वर्ष और एक होता है बादल। आपको ये 2 अर्थ ध्यान रखने। यहाँ जो अर्थ, जो अब्द है ये वर्ष के लिए आता है। शत अब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह है। सप्ताह है, सप्त अहनों का समूह है यानी 7 दिनों का समूह है। सहस्त्र, सहस्त्र देखो सहस्त्र और अब्दी, यहाँ भी संधि है, दीर्घ संधि। सहस्त्र का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? 1000 होता है। सहस्त्र अब्दों का समूह है, ये हो गया। दशाब्दी, 10 अब्दों का समूह है। यहाँ देखो ये शुद्धता में ये ध्यान रखना कि दशाब्दी में तो सलगम वाला आता है और ऐसे 10 में सड़क वाला आता है। 10 अब्दों का समूह है। अब्द का अर्थ वर्ष भी होता है और बादल भी होता है, अनेकार्थक शब्द होता है। 8वारा, देखो हर 8वें वार को लगने वाला बाजार। हर 8वें वार को जो बाजार लगता है, कभी आप देखते होंगे कि किसी एक विशेष जगह पर शनिवार को कोई बाजार लगता है और फिर 7 दिन तक वहाँ कुछ नहीं होता, अगले शनिवार को उसी समय वहाँ फिर से बाजार लगता है। तो हम उसको सामान्य भाषा में हटवाड़ा भी बोल देते हैं। वास्तव में जो शब्द है वो अठवारा है, यानी हर 8वें वार को बाजार लगता है, अठवारा। तो 8 के अर्थ में भी हमें ध्यान में रखना है। इस समास में साथियों जो है विग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें नाम इसका पूछा जाता है कि संख्याएं ध्यान में रखनी है और कौन सा नाम। तिरंगा 3 रंग का है, राष्ट्रध्वज के अर्थ में बहुव्रीहि समास भी होता है। इसकी बातें हम आगे जो है उसमें करेंगे कि किस प्रकार तिरंगा में कब बहुव्रीहि होता है, कब ये होता है, उसकी बातें हम करेंगे आगे की कक्षाओं में। तो कुछ उदाहरण हमने लिए, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ये किस प्रकार से ये द्विगु समास होता है। अब देखेंगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो साथियों द्विगु समास आप लोगों के कुछ हद तक समझ में आया होगा। द्विगु में बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं है। एक है जो पहला पद होता है वो संख्या होता है। अब संख्या क्या होती हैं? 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं आप गिन लो। अब संख्याओं में भी क्या होता है कि सभी संख्याएं नहीं आती हैं। हम आगे ये द्वंद्व समास में कुछ बातें करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। और 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं 100 और 1000 बस। तो 1 के लिए क्या आता है? 1 आता है, इक आता है। 2 के लिए 2, दू, द्वि। 3 के लिए क्या होता है? त्रि होता है, ती होता है। 4 के लिए क्या होता है? चौ होता है, चतुष होता है, चतुर होता है। 5 के लिए पंच होता है, पन होता है।
6 के लिए षट होता है, षड होता है, क्षण होता है। 7 के लिए सप्त होता है, 8 के लिए अष्ट होता है, अठ होता है। 9 के लिए नव होता है, नौ भी होता है। और 10 के लिए 10 होता है। इसके बाद 100 के लिए शत होता है और 1000 के लिए सहस्त्र होता है। इस प्रकार से हम कुछ शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो हमें द्विगु समास आसानी से समझ में आएगा। हमें केवल इसकी परिभाषा रट के नहीं रहना है, उसके आगे भी हमें समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्मधारय समास। देखो, इस समास की जो विशेषता है, इस समास में एक पद जो है वो गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है या उपमेय होता है। ये बात आप लोगों को समझनी है। देखो, जैसे हम लोग गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण जो होता है उसकी हम आगे आने वाली कक्षाओं में बात भी करेंगे, विशेषण जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं एक बार। गुणवाचक विशेषण में हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, यानी उसका आकार बताते हैं, छोटा है या बड़ा है, उसका स्वाद बता सकते हैं, जैसे मीठा है या खट्टा है, उसका रंग बता सकते हैं, काला है, सफ़ेद है, गोरा है, ये बातें कर सकते हैं हम। देखो, आकार हो जाएगा, स्वाद हो सकता है, रंग हो सकता है, मतलब जो आपको उसके, इसके अलावा उसके गुण हो सकते हैं, अच्छा बुरा, उसके दोष हो सकते हैं। मतलब ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि गुणवाचक विशेषण में गुण भी आता है, दोष भी आता है, उसका आकार भी आ सकता है, छोटा बड़ा, उसका स्वाद कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है। ये मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। ये हम आगे इस पर विशेष पूरी बात करेंगे बाद में जब विशेषण की कक्षा होगी। तो गुणवाचक विशेषण होता है एक पहला पद, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, विशेष्य। जिसमें आपको सीधा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मीठा शब्द है और आम शब्द है। अब ये मीठा क्या कर रहा है, आम की विशेषता बता रहा है, और ये वैसे स्वाद है। तो ये मीठा क्या हो गया, ये मीठा हो गया गुणवाचक विशेषण। और आम क्या हो गया, विशेष्य। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक उदाहरण है गुणवाचक विशेषण। ऐसे बोलते हैं छोटा बच्चा, तो छोटा क्या है, गुणवाचक विशेषण, और बच्चा क्या है, बच्चा है उसका विशेष्य। तो ये ध्यान, लेकिन हमने जो उदाहरण लिए ये तो अलग अलग उदाहरण है, और समास में उदाहरण आना चाहिए एक, बिल्कुल एक उदाहरण बन जाना चाहिए। दोनों उदाहरण अलग अलग नहीं होके एक हो जाते हैं, ये हम बाद में बात करने वाले हैं। पहले फिलहाल हम इतना सा जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, एक बात। दूसरी स्थिति बनती है उपमान और उपमेय, यानी इसमें पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। ये एक स्थिति इसमें बनती है, ठीक है। पहला पद उपमान कैसे, जैसे एक होता है चंद्र और एक होता है मुख, इसको आप ढंग से समझेंगे, चंद्रमुख होता है, ठीक है। चंद्र जो है ये होता है उपमान, और मुख जो है ये होता है उपमेय। जो प्राकृतिक वस्तु होती है, यानी हम क्या करते हैं, हमारे जो कवि हैं वो एक वस्तु की जो विशेषता है, वो उसकी समानता है, वो दूसरी वस्तु से करते हैं। तो जैसे मुख की समानता किससे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं, तो हम शब्द बोलते हैं चंद्रमुख, मुख चंद्र ऐसे बोलते हैं। तो चंद्र क्या है यहाँ पर, चंद्र है उपमान, और मुख क्या है, उपमेय। ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसी बात को हमें एक बार, जैसे हमने मीठा आम में मीठा क्या था, गुणवाचक विशेषण, आम क्या है, विशेष्य। चंद्रमुख में चंद्र क्या है, उपमान है। उपमान प्राकृतिक वस्तु होती है या हमारे पास जो नहीं होती है, अप्रस्तुत, वो होती है उपमान। उपमेय जो हमारे पास है, जैसे मुख या शरीर का अंग होता है, वो भी उपमेय होता है। तो ये आपको थोड़ा सा उपमान और उपमेय के बारे में जानकारी करनी। अब देखेंगे इस समास में होता क्या क्या है। एक पद गुणवाचक विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। ये उल्टे सीधे भी हो सकते हैं इनका, देखो, और इसमें दोनों भी पद गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं भल मानस। अब भल क्या है, भला के अर्थ में आ रहा है, मानस मनुष्य के अर्थ में आ रहा है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है मनुष्य की, भल मानस। तो ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है और ये है विशेष्य। एक जगह हो गया तो ये समास हो गया, अलग अलग होते तो समास नहीं होता।
ये इस तरीके से हमें थोड़ा देखना है। अब आप देखेंगे इसमें दोनों पद भी गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं, यानी दोनों ही गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं, इधर का और उधर का दोनों। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं लाल सुर्ख, तो जैसे लाल और सुर्ख ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ये भी और ये भी दोनों ही गुणवाचक विशेषण हैं। लाल रंग होता है, रंग भी गुणवाचक विशेषण होता है, और सुर्ख का मतलब होता है गहरा लाल होता है, ज़्यादा लाल होता है, तो ये भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। ऐसी स्थिति में भी समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में समझ में आने लग जाएगा कि कर्मधारय समास में वास्तव में क्या होता है। एक पद विशेषता बताता है दूसरे की, या एक पद से दूसरे की समानता स्थापित की जाती है। दोनों गुणवाचक विशेषण भी हो सकते हैं और इनका क्रम भी उल्टा सीधा हो सकता है। इसमें पदों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, जैसे विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध, लेकिन उनमें होता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आप जो चंद्रमुख की बात कर रहे थे ना, वो मुख चंद्र भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी इसमें भी कर्मधारय समास और इसमें भी कर्मधारय समास, यानी दोनों में ही कर्मधारय समास होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मतलब अगर एक पद जो है उपमान है, एक उपमेय है, एक चंद्र है, एक मुख है, यदि हम उनको उल्टा सीधा भी कर दें उनका क्रम, तो भी समास नहीं बदलेगा। हाँ इतना है, उसका विग्रह करने का तरीका बदल जाएगा। तो साथियों अभी आपको थोड़ा सा कर्मधारय समास में थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। तो इसकी 5 प्रकार की विशेषताएं बनती हैं, वो आप 5 एक बार समझेंगे। एक होता है गुणवाचक विशेषण और विशेष्य, दूसरा होता है उपमान उपमेय, तीसरा दोनों तरफ गुणवाचक विशेषण हो सकता है, और इनका जो चौथी जो है ये उपमान उपमेय उपमेय उपमान भी हो सकता है, और गुणवाचक विशेषण विशेष्य पहली विशेषण बाद में गुणवाचक विशेषण भी आ सकता है। मतलब इनका क्रम उल्टा सीधा हो सकता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो हम इसमें थोड़े उदाहरण करेंगे तो हमें बातें थोड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे और इसके बाद आगे के। देखो इसमें यदि पहला पद उपमान होता है, ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं बात कर रहा था कि उपमान और उपमेय यदि उल्टे सीधे आते हैं तो समास नहीं बदलता है, समास कर्मधारय ही रहता है, लेकिन उसका विग्रह का तरीका बदल जाता है। यदि पहला पद उपमान होता है तो विग्रह करते समय के समान शब्द जोड़ते हैं। पहला पद यदि उपमान होता है तो यह अलंकार होता है उपमा, ये अलंकार की बात मैं बीच में ला रहा हूँ, उपमा। और उपमा में होता है समान या के समान लगाते हैं। यदि पहला पद उपमेय होता है तो विग्रह करते समय रूपी शब्द जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास आ गया चंद्रमुख, चंद्रमुख आ गया, तो इसमें पहले क्या आ गया, उपमान आ गया। पहले उपमान आ गया तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान, ठीक है। और यदि ये जैसे उपमान पहले आ गया, तो यदि पहला पद उपमान है तो विग्रह करते क्या करेंगे, के समान लगाएंगे। चंद्र पहले आ गया तो चंद्र के समान मुख, ऐसे विग्रह करेंगे। और यदि ये ऐसे बनता है मुख चंद्र, इसको थोड़ा देखेंगे एक बार, यहाँ मुख चंद्र जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, मुख चंद्र, इसका जो विग्रह करेंगे हम तो ये बन जाएगा चंद्र रूपी मुख। इसमें रूपी लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इसमें एक और काम करते हैं कि चंद्र पहले ही आता है, चंद्र जो पहले वो पहले ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन रूपी लगाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो इस तरीके से विग्रह करते हैं। तो विग्रह में बस ये भी ध्यान रखना कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये उपमान यदि पहले आता है तो क्या करेंगे, उसको पहले लगाएंगे, के समान लगाएंगे। और यदि उपमेय पहले आता है तो रूपी लगाएंगे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इनके नाम भी होते हैं साथियों, उपमा कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। ऐसा देखेंगे अभी कुछ उदाहरण, जैसे नील गगन, तो नीला क्या है, इसमें रंग होता है। नील शब्द जो है वो नीला के अर्थ में आता है। अब आप देखो, इस पर हम लोग इतनी देर जो बातें कर रहे थे उन पर हम उदाहरण से उस चीज़ को समझ सकते हैं। नीला क्या होता है, रंग होता है, और रंग क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अभी हम बात कर रहे थे। और रंग किसका बता रहे हैं, गगन का। तो नीला है जो गगन,
तो समास कौन सा हो गया? कर्मधारय। यानी ये नीला क्या है? विशेषता बता रहा है, रंग है आसमान का। इसी तरह देखो नीलोत्पल, यहाँ संधि और समास दोनों हैं, नील और उत्पल। उत्पल का जो अर्थ होता है वो होता है कमल, कमल होता है, उत्पल का अर्थ कमल होता है। तो देखो नीलोत्पल में क्या होता है? नीला है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। अब ये उत्पल कमल है, उसकी विशेषता क्या है? नीला, नीला क्या होता है? रंग होता है, और रंग होता है तो कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। महापुरुष, देखो इसमें महा शब्द भी आप ध्यान करेंगे, यहाँ आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, जैसे आपने नीला ले लिया, इस तरह महा आ गया। महा जो है महान के अर्थ में आता है, नीला जो है वो नील भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे थोड़ा ध्यान करेंगे। महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है, महान है, ये इसका गुण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। महात्मा, महा और आत्मा की संधि है, महाधनात्मा, दीर्घ संधि यहाँ पर। महान है जो आत्मा, कभी कभी हमसे पूछे ना किसमें संधि और समास दोनों हैं, तो वहाँ ये हमारे काम आने वाली चीज़ है, महान है जो आत्मा। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, तो महा शब्द विशेषकर ध्यान में रखना, इसमें कर्मधारय में आता है। मंद, मंदाग्नि है, इसमें मंद और अग्नि की संधि है, दीर्घ संधि, मंद है जो अग्नि। अब मंद और तीव्र, जैसे मंद बोलते हैं, तीव्र बोलते हैं, ये क्या होती है? उसकी विशेषता होती है, मंद है जो अग्नि। सत्कर्म, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक शब्द है, सत। सत का अर्थ होता है अच्छा, ये सत, सत्य के अर्थ में आ सकता है, सद के अर्थ में आ सकता है, सन के अर्थ में आ सकता है, सज के अर्थ में आ सकता है, जैसे जैसे संधि बदलती है ये बदलता जाता है। सत है जो कर्म, सद्बुद्धि, ये सत ही सद में बदला यहाँ घोष आने के कारण, ये भी संधि और समास दोनों है। सत है जो बुद्धि। सन्मार्ग में देखो सत है जो मार्ग, ये देखो यहाँ सत आ गया, यहाँ सद बन गया, यहाँ सन बन गया, अभी सज्जन आता है तो सज बन जाता है, ऐसे। सद्भावना, सत है जो भावना, सत का मतलब अच्छी है जो भावना। सुयोग, सु है जो योग, यानी अच्छा है जो योग। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, यानी बुरा है जो पुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, यानी बुरा है जो पुरुष। कुमार्ग, कुत्सित है जो मार्ग, यानी बुरा है जो मार्ग। इस प्रकार से ये कु और सु, ये दो आप ध्यान रखेंगे। सु आता है अच्छे के अर्थ में, कु आता है बुरे के अर्थ में। एक गुण होता है, एक दोष होता है, लेकिन दोनों ही इसमें होते हैं कर्मधारय समास में। तो देखो एक तो नील शब्द है, रंग के अर्थ में आता है, नीला, लाल, सफ़ेद, श्वेत, कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। महाशब्द महान के अर्थ में आता है। इसी तरह सत्य जो है, सत्य का ये सत्य से बनने वाले शब्द है, सत्य है, सद है, सन है, सज है, इनके भी आपको ध्यान रखना है। और सु और कु, ये आपको ध्यान रखना है। ये कु जो है कुपुत्र है, सुपुत्र है, ये भी आपके इसमें आने वाले हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से इसमें शब्द आ रहे हैं कर्मधारय समास में। इसमें आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से उदाहरण और करते हैं। जैसे इसमें आ गया सद्धर्म, तो ये सत्य के अर्थ में सत है जो धर्म। अल्पहार, अल्पाहार है, अल्प और आहार की संधि है, अल्प है जो आहार। अब अल्प का अर्थ क्या होता है? कम होता है, तो कम क्या होगी? मात्रा, यानी आकार हो गया एक तरह से इसका। अल्पेच, अल्प है जिसकी इच्छा, अल्प भी कम के अर्थ में है, संधि समास दोनों हैं, गुण संधि है। बहुसंख्यक, ये बहु क्या है? ज़्यादा के अर्थ में आ रहा है, बहुत है जो संख्या में, अल्पसंख्यक भी आ सकता था। बहुउद्देश्य, बहुत है जिसके उद्देश्य, तो ये बहु जो है ये संधि बनी, उद्देश्य वो छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन गया। दीर्घ संधि का उदाहरण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि में भी है। बहुत है जिसके उद्देश्य, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, अध क्या है? विशेषता बता रहा है। खुशबू, खुश है जो बू, तो खुश का अर्थ अच्छा होता है, ये भी विशेषता है। बद का मतलब बुरा होता है, बुरी है जो बू, ये भी ध्यान रखना है। अध पका, आधा है जो पका हुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। नव युवक, नव है जो युवक, अब नव यहाँ नए के अर्थ में आ रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय। यदि नव नए नो के अर्थ में आता तो द्विगु हो जाता। परमाणु, परम है जो अणु, परम का अर्थ छोटे सूक्ष्म से होता है, और सूक्ष्म में क्या होता है? आकार होता है। परम का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म होता है। नील कमल, नीला है जो कमल, ये नीला क्या है? विशेषता बता रहा, रंग है। महासागर, महान है जो सागर, महान के अर्थ में महा जहाँ आ रहा है, कर्मधारय होता है। महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे, महाधन ऋषि, तो महा जो है वो महान के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है? ये कर्मधारय समास। महाराजा, महान है जो राजा,
मंद बुद्धि, मंद भी आता है, मंद तीव्र, मंद है जिसकी बुद्धि। महाप्रज्ञ, महान है जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि होता है। महा जिसमें प्रज्ञा में ज्ञा के प्रय उपसर्ग लगा हुआ है। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक पूर्ण, पूर्ण है, अध है, आधा है, पूरा है, ये सब क्या है? ये विशेषता बताते हैं। साथियों, अभी कर्मधारय समास में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी उपमान, उपमेय संबंध दोनों तरफ गुणवाचक विशेषण किस प्रकार आते हैं, उपमान उपमेय को उल्टा करते हैं तो विग्रह किस प्रकार करते हैं, कुछ शब्दों पर हमें ध्यान रखना है। अभी तक कुछ शब्द हमने देखे, जैसे नीला है, लाल है, ऐसे कुछ शब्द आएंगे रंग के अर्थ में। महा शब्द बार बार आ रहा है तो यहाँ भी कर्मधारय समास होता है। इसके अलावा जैसे अध आ रहा है, बहु आ रहा है, परम आ रहा है, ऐसे कुछ शब्द हैं। अल्प है, बहु है, तो ये खुश है, बद है, सत के जो जितने बदलने वाले हैं, सत्य, सद, सन, सज, ये सभी क्या हैं? विशेषता बताने वाले हैं। इनमें क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास को अगले दिन फिर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।